नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों आप सभी को बता दें, जैसा कि जनरल साइंस की क्लास हमारी चल रही है उसका आज 7वां पार्ट है। अभी तक हम 6 पार्टों को कर चुके हैं। आपको बता दूं, एक पार्ट के अंदर 25 क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 बातें करते हैं। तो यानी कि आपकी ये 20 से 25 मिनट की जो क्लास होती है, इस क्लास में मात्र 20 से 25 मिनट में आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, 100+ क्वेश्चन हो जाते हैं। जिन 25 क्वेश्चंस को मैं कराता हूं उसकी पीडीएफ भी आपको डेली के डेली प्रोवाइड करवाता हूं। डेली क्लास होती है, डेली रोज शाम 5 बजे क्लास होती है और इसकी डेली पीडीएफ आपको मिलती है। अगर आपको भी डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, आप डीआरडीओ एमटीएस का आपने फॉर्म भरा है और आप एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, ग्रुप डी, एनटीपीसी के एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं, तो भी आपके लिए ये क्लास बेस्ट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जनरल साइंस पूछी जाती है। दोस्तों आप सभी को बता दूं, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डीआरडीओ एमटीएस के स्टूडेंट ही ज्वाइन होते हैं। अभी तक मेरे 5 व्हाट्सएप ग्रुप थे, जिनमें से 4 फुल हो चुके हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बचा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन हो जाइएगा। बाद में 5 से अगला व्हाट्सएप ग्रुप इसके बाद नहीं बनेगा। ओके, तो आप ज्वाइन हो जाइएगा। डेली पीडीएफ मिलती है 25 क्वेश्चंस की, जनरल साइंस की, हिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलती है, पॉलिटी भी कराई जाती है, ज्योग्राफी भी कराई जाती है और जनरल अवेयरनेस कराई जाती है, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, 1000 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो कि आपके डीआरडीओ एमटीएस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी के लिए जल्द ही 2-3 दिन में होता है तो फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। टेस्ट भी आपका फ्री होगा और उसकी पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेगी। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और आप डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ डीआरडीओ एमटीएस और एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, यानी कि रेडियो एक्टिविता की यूनिट क्या है, इकाई क्या है। देखिए, इसका आंसर देते हैं उससे पहले 2-3 बातें समझते हैं। जो रेडियो एक्टिविता होती है, इसमें 3 टाइप्स के पार्टिकल्स को जब हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविता को, तो इसमें 3 टाइप के पार्टिकल्स को पढ़ते हैं। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा कण और एक होता है गामा कण। इनको किरण के रूप में भी जाना जाता है और कणों के रूप में भी, यानी कि इनकी द्वितीय प्रकृति होती है। अल्फा जो कण होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, बीटा जो कण होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो गामा कण होता है, गामा किरणें होती हैं, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि नो चार्ज, आवेश रहित होती हैं। अल्फा कण पॉजिटिव होता है, बीटा कण नेगेटिव होता है और गामा किरण क्या होती है, गामा कण क्या होते हैं, एक तरीके से इन पर नो चार्ज होता है। अल्फा कण को एक तरीके से एनोड के रूप में जाना जाता है, बीटा कण को एक तरीके से कैथोड के रूप में जाना जाता है और गामा कण को कुछ भी नहीं बोलते। इस तरीके से एनोड और कैथोड के रूप में अल्फा बीटा को जाना जाता है। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, और क्या बन सकता है आपका क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 नाम आते हैं, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। 2 थे। जो मैडम क्यूरी हैं, इनके पति का नाम था पियरे क्यूरी। ये दोनों के दोनों ही केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्या थे, एक तरीके से ज्ञाता थे। ये वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। मैडम क्यूरी के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन वैज्ञानिक हैं, वह कौन साइंटिस्ट हैं जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो मैडम क्यूरी हैं जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज क्यों मिला था? फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए इनको मिला था। ओके, इनके पति का नाम क्या है, पियरे क्यूरी। अच्छा, नोबेल प्राइज क्यों मिलता है? तो नोबेल प्राइज मिलने का कारण क्या है? जो अल्फ्रेड नोबेल जो हैं, इन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। इन्हीं के नाम पर तभी से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ऑथर्स वगैरह को भी ये मिलता रहता है, जैसे अभिनव बिंद्रा जी को मिला था
नहीं सॉरी, अभिनव बिंद्रा जी को नहीं मिला था, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो नोबेल प्राइज़ है डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने, उन्हीं के नाम पर अब नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि एशिया का नोबेल प्राइज़ किसको कहते हैं। एशिया का जो नोबेल प्राइज़ है ये किसको कहते हैं, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है, एक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है, इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। 2019 में ये रवीश कुमार जो पत्रकार हैं, रवीश कुमार एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ हैं, उनको क्या मिला था, रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए तो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है, रेडियोएक्टिविटी की इकाई क्या है, तो रेडियोएक्टिविटी की इकाई क्या है, बेक्यूरल। देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला था पढ़ाने का तरीका यही है, एक क्वेश्चन पकड़ता हूँ, 4-5 बातें आपको एक्स्ट्रा में बताकर चलता हूँ। देखिए इन क्वेश्चंस की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको कहाँ पहुँचना पड़ेगा, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जाना पड़ेगा। वहाँ व्हाट्सअप ग्रुप में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। डेली पीडीएफ मिलती है रात को 10 बजे। कब मिलती है, रात को 10 बजे, तो टेंशन ना लीजिएगा। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। देखिए नाम आया है ध्वनि का, तो ध्वनि से रिलेटेड मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। ध्वनि की जो यूनिट होती है, जैसे रेडियोएक्टिविटी की यूनिट है, ऐसे ध्वनि की जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल। क्या होती है, डेसिबल होती है। क्या होती है, ध्वनि की यूनिट डेसिबल होती है। दो व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए प्रतिध्वनि के लिए, प्रतिध्वनि के लिए क्वेश्चन पूछता है, दो व्यक्तियों के बीच की प्रतिध्वनि के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था 2018 में, 2018 के पेपर में। तो 16.6 लगभग हम इसे 17 मीटर भी 16 मीटर ही बोल देते हैं, 16 से 17 मीटर बोल देते हैं। ओके तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए तो इसमें जैसे इन्होंने बोला है यूनिट के बारे में पूछा है, इकाई के बारे में पूछा है, ये इकाई क्या है इन्होंने पूछा है क्वेश्चन, ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। जो ध्वनि से संबंधित विज्ञान है ये क्या कहलाता है, एक्वास्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्वास्टिक कहलाता है ध्वनि से संबंधित विज्ञान। एक होता है न्यूमेस्टिक्स, एक्वास्टिक है तो एक न्यूमेस्टिक भी होता है, न्यूमेस्टिक्स। ये किससे संबंधित होता है, ये सिक्कों के अध्ययन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, सिक्कों के अध्ययन से संबंधित होता है। जैसे राजा महाराजाओं के जो सिक्के हैं वो प्राप्त होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जब अध्ययन स्टडी की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूमेस्टैटिक्स कहा जाता है। एक पूछा जाता है एग्रोस्टैटिक्स, तो ये जो एग्रोस्टैटिक्स होती है, ये एग्रोस्टिक्स जो होता है वो आपका कृषि से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, कृषि से रिलेटेड होता है। ओके तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की गई है, तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड 4-5 बातें मैं इसमें बताना चाहूँगा। देखिए एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। सबसे पहले देखिए कोई भी एटम होता है, जब डाल्टन ने कहा था, डाल्टन ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था, तो डाल्टन ने परमाणुवाद के सिद्धांत में कहा था कि सभी कण सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी कण छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। सभी कण छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। और जो अणु होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो सर्कुलर मोशन है वो करते हैं, यानी कि वृत्तीय गति करते हैं। जो न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जो सम कहलाता है वही क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। जो नाभिक होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, 10⁻⁻10 मीटर यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, जो कि नाभिक की त्रिज्या के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात आई है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। देखिए याद कर सकते हो आप, ईंट पर नाच, क्या याद, ईंट पर नाच। तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब होता है थॉमसन। क्या होता है, थॉमसन। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब थॉमसन, प का मतलब प्रोटॉन और र का मतलब होता है रदरफोर्ड। क्या होता है, रदरफोर्ड। एन का मतलब न्यूट्रॉन और च का मतलब होता है चैडविक। क्या होता है, चैडविक।
वेक होता है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की बात की है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है। कूलाम जो होता है वो चार्ज की यूनिट होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है। और प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन पर सिर्फ प्लस लग जाता है और इतना ही होता है, यानी कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, प्लस लग जाता है सिर्फ आगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक के बराबर, परमाणु संख्या के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए तो अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन की ब्राह्म ऊर्जा क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन की ब्राह्म ऊर्जा होती है 0.51 MeV। MeV का मतलब क्या होता है? MeV का मतलब होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर इलेक्ट्रॉन की ब्राह्म ऊर्जा होती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या है? देखिए, प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक पूछता है। पिछली बार क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि ज्योति तीव्रता की मात्रक क्या है? क्या, किसका? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। और जो प्रदीप्ति घनत्व होता है इसका मात्रक क्या होता है? लक्स होता है। लक्स साबुन लगाओगे तो गोरे हो जाओगे और प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक बन जाओगे। ओके, याद हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बादल में हवा तैरने का कारण क्या है? बादल का हवा में तैरने का कारण, देखिए बादल, कल की जो क्लास नहीं हुई वो किसकी वजह से नहीं हुई थी? जनरल साइंस की। उसका कारण था जो बादल आ गए थे और उसकी वजह से वर्षा हो गई थी। मैं क्लास नहीं ले पाया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो थी, तो इस वजह से क्लास नहीं हुई थी। अब देखिए, बादल जो है हवा में तैरते हैं, उसका कारण क्या है? एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कोई झील है, झील में पानी जम जाता है। क्या जम जाता है? पानी जम जाता है, तो उसके नीचे पानी होता है। झील में जब पानी जम जाता है, ऊपरी जो परत जम जाती है, उसके बाद भी जो नीचे का पानी है वो क्या रहता है? लिक्विड की फॉर्म में रहता है, यानी कि वो नहीं जमता। उसका जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वजह से उसमें मछलियां जीवित रहती हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब, ये ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था, क्वेश्चन आया था कि जब झील का पानी जम जाता है, सर्दियों के समय में जम जाता है, तो मछलियां उसमें फिर भी जीवित रहती हैं। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण था जो झील की बर्फ होती है उसके नीचे का जो पानी होता है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है उस तक, इस वजह से पानी जम नहीं पाता नीचे वाला, तो मछलियां क्या होती हैं? एक तरीके से जीवित बनी रहती हैं। आपने देखा होगा, जैसे आपके घर में कूलर होगा, कूलर का जो टब होगा उसमें क्या भरा होता है? पानी भरा होता है। पानी भरा रहता है, तो उसमें मच्छर हो जाते हैं। मच्छरों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? मिट्टी का तेल डालते हैं या फिर कोई भी किसी भी टाइप का तेल डालते हैं। तेल क्यों डालते हैं? क्योंकि जो मिट्टी का तेल होता है और जो पानी होता है, यानी कि तेल होता है और जो पानी होता है, तेल की जो डेंसिटी होती है, घनत्व क्या होता है? वो कम होता है और पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। क्या होता है? तेल का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा कम होता है और पानी का घनत्व कम होता है। इस वजह से तेल पानी के ऊपर तैरता रहता है, इस वजह से मच्छर वहाँ पर नहीं टिक पाते, मच्छर मर जाते हैं। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन का आंसर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो वायु की श्यानता, विस्कोसिटी और अपने कम घनत्व का कारण, यानी कि बादलों की जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो हवा से काफ़ी कम होती है, इस वजह से वो ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा अब तो आपको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो AI ओपेरिन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, DNA की खोज किसने की थी? तो DNA की खोज वेटिंग और बेस्ट दो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने DNA की खोज की थी। DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोजिक न्यूक्लिक एसिड और RNA की फुल फॉर्म होती है राइबोजिक न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये भी आपको पता होगा। अब इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो FG वेटिंग ने किसकी खोज की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? FG वेटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन शब्द आया है तो विटामिन से रिलेटेड सारी की सारी बातें बताना मेरा हक बनता है, चाहे आप वीडियो को देखो चाहे मत देखो। मैं कंप्लीट विटामिन के बारे में 2 मिनट में सिर्फ आपको बताता हूं।
देखिए विटामिन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन शब्द की। जो विटामिन शब्द है ये जो विटामिन शब्द है इसकी खोज की थी, विटामिन शब्द की भी खोज हुई थी। तो विटामिन शब्द की खोज 1911 में वैज्ञानिक फंक ने की थी। किसने की थी? वैज्ञानिक फंक ने विटामिन शब्द की खोज की थी और 1911 में की थी, यानी कि 1911 में की थी। ओके, अब क्वेश्चन आपके बनते हैं विटामिन ए बी सी डी ई की खोज किसने की? तो देखिए ए बी सी और डी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एक है विटामिन ए बी सी डी। ए और बी दोनों की खोज की थी मैकमुलन ने। देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैं बोलकर ही काम करूंगा। विटामिन ए और बी की खोज की थी मैकुलन ने। विटामिन सी की खोज की थी हलकट ने। किसने? हलकट ने की थी। और विटामिन सी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। ओके, लिखूंगा कम, अब बोलूंगा ज़्यादा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है डिवाइस के अंदर। ओके, तो विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने की थी, मैकमुलन ने की थी। विटामिन सी की खोज हलकट ने की थी, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? 1911 में वैज्ञानिक फंक ने की थी। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? जैसे ए बी सी डी ई के, इनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बताइए।